अधिकारी एक संदिग्ध की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ डालता है, जिससे वायु प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब व्हाइट हाउस पुलिसिंग पर एक कार्यवाही आदेश तैयार करने में जुटा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस आदेश में चोक्सीज की कार्रवाई को समाप्त किया जाएगा या नहीं। व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग सभी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। मरीजों का इलाज करने के लिए इमरान खान सरकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्यकर्मी बिना पीपीई किट के इलाज करने को मजबूर हैं। लेकिन इस समय भी रक्षा बजट के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने 2020-2021 के लिए एक बजट पेश किया, जिसमें रक्षा बजट के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। लॉकडाउन के दौरान भारत में गरीब लोगों को हो रही समस्याओं की खबरें आने के बाद गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मदद की पेशकश की थी और इस दौरान उन्हें अपने देश के आर्थिक हालातों का अंदाजा नहीं रहा। इमरान के ट्वीट के 2 घंटे के बाद ही वित्त और राजस्व मामलों के सलाहकार डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने आर्थिक सर्वे जारी किया। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि पाकिस्तान का ऋण जीडीपी के 88% तक बढ़ जाएगा और 68 वर्षों के इतिहास में पहली बार अर्थव्यवस्था में 0.4% तक की कमी आएगी। वहीं फेसबुक ने अपने कर्मचारी को नौकरी से इसीलिए निकाला क्योंकि उसके कर्मचारी ने ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध के लिए अपने सहकर्मी के साथ सहयोग नहीं करने को लेकर ट्वीट किया। फेसबुक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने वाले ब्रेंडन डायल ने ट्वीट किया कि फेसबुक द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स वेबसाइट पर ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर से सहकर्मी को जुड़ने की अपील के चलते उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि कंपनी ने इस संबंध में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 41,828 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की गणना के अनुसार ब्राजील में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या ब्रिटेन से ज्यादा हो चुकी है और अब मृतक संख्या के मामले में यह विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया और इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। ब्राजील के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में 909 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि वायरस से मरने वालों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए कुछ शमशान घाटों में जगह तक कम पड़ रही है। ताजा मामला दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट से जुड़ा है। 9 से 12 जून के बीच यहां बड़ी संख्या में कोविड-19 से मरने वालों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं अंतिम संस्कार करने के लिए जगह कम पड़ने पर कुछ शवों को दूसरे शमशान घाट पर भेजा गया और इस पूरे मामले पर अकाली दल के प्रवक्ता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर में से निकल रही है। इतने बुरे हालात हैं, हॉस्पिटलों में बेड तो छोड़ो, अब तो अंतिम संस्कार करने के लिए जगह लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। मैं पंजाबी बाग को आपको बता रहा हूं, सुबह से मैं सिफारिश करके लोगों के संस्कार वहां पे करवा रहा हूं। 45 संस्कार क्रमेशन ग्राउंड पंजाबी बाग में हो चुके हैं और सीएनजी जो साथ में पंजाबी बाग का, उसमें 23 संस्कार अब तक हो चुके हैं शाम को 6 बजे तक और 10 लाशें अभी बाहर पड़ी हैं जब मैं वहां से निकल रहा हूं। इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जी से मैं आग्रह करता हूं, दिल्ली के
कई परिवारों से मैं सुबह से लेकर शाम तक पिछले 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूं, जिनकी या तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, या तो डॉक्टर बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े तो इलाज नहीं हो रहा, और रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको नहीं संभाला गया, तो 15 दिन बाद ये लाशें सड़कों के ऊपर आ जाएंगी, लोगों के पास संस्कार करने को जगह नहीं होगी, लोगों की लाशों की लाइनें दिल्ली में लग जाएंगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, हमारी दिल्ली को बचाओ। आप आगे आओ, टीवी पे आने की बजाय सड़क पे उतर कर देखो। और इसका क्या हल है? हॉस्पिटल के बेड नहीं है, मेक शिफ्ट आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली को बचाओ। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना की दवा की खोज में दुनिया के कई वैज्ञानिक जुटे हैं। कई वैज्ञानिक इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस वायरस की दवा को तैयार होने में 1 साल का वक्त लगेगा। तो वहीं पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा को बना लिया है। तो वहीं आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि जैसे ही कोरोना महामारी ने जब दुनिया में दस्तक दी, तभी पतंजलि ने एक वैज्ञानिकों की टीम को हायर किया और अपने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पर काम करने में लगा दिया। सबसे पहले सिमुलेशन किया गया और यौगिकों की पहचान की गई जो वायरस से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने कई पॉजिटिव कोरोना रोगियों पर नैदानिक मामले का अध्ययन किया और हमें 100% अनुकूल परिणाम मिले हैं। हम लोगों ने जब पता चला कि कोरोना वायरस के विषय में और कोरोना जब फैलना शुरू हुआ दुनिया में, उसी टाइम पर हमने अपनी पूरी साइंटिस्टों की टीम को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था। दिन रात वो लोग काम कर रहे थे और हमने सिमुलेशन किया पहले, फिर हम लोगों ने इन विट्रो ट्रायल किए, सेल लाइन वगैरह करे, अलग अलग कंपाउंड्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उन जड़ी बूटियों को, जो जड़ी बूटियों के अंदर कोरोना से लड़ने में या कोरोना को फैलने से शरीर में रोकने में सक्षम थे, फिर हमने उन औषधियों को विविध तरह के जो स्थिति के रोगी थे, यानी हमने पहले प्रिवेंशन के रूप में भी उन औषधियों का प्रयोग किया। तो प्रिवेंशन के रूप में लेने वाले लोगों की तो संख्या लाखों की संख्या है। फिर बाद में क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनकी मैपिंग करी, 70-80% तो लोग 5-6 दिन में ठीक हो रहे थे। पूरी तरह से ठीक होने में किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, अधिक से अधिक लगभग 14 दिन से पहले जितने भी पेशेंट्स को दिया गया वो 100% नेगेटिव हुए हैं। और उनमें जो क्रिटिकल कंडीशन के भी पेशेंट थे, जिनको फीवर था, जिनको कफ था, जिनको वायरल अटैक हो चुका था, इस तरह के स्टेजेस के भी पॉजिटिव पेशेंट थे। तो क्लिनिकल केस स्टडी के, सैकड़ों केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का समाधान, कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से संभव है, वो भी 100% संभव है। तो इसमें बात आएगी कि जब 100% संभव है तो एविडेंस की, तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहता हूं, हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं और उनके एविडेंसेस भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी डेटा के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में, फिर हम दुनिया को बताने वाले हैं। अभी मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का भी जो अभी तक का जो रेस्पॉन्स और रिजल्ट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस टेस्ट की फीस आधी कर दी है। राज्य में पहले यह टेस्ट 4,400 रुपए में होता था, अब इसकी कीमत 2,200 रुपए कर दी गई। इसके अलावा घर से सैंपल इकट्ठा करके टेस्ट के लिए अधिकतम फीस 2,800 रुपए कर दी गई है। पहले इसकी कीमत 5,200 रुपए थी। ज्यादा जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, RT-PCR टेस्ट ये पूरे दुनिया में अभी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सैंपल के रिपोर्ट्स है उसके लिए की जाती है। और आज RT-PCR की जो प्राइवेट लैब्स को जो परमिशन दी गई थी, तो उसमें प्राइवेट लैब्स करीबन 4,500 ओनली फॉर द रिपोर्ट। और अगर घर जाके स्वैब लेना है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर PP किट्स का भी खर्चा है, ये सब अगर पकड़ना है तो फिर वो 5,200 रुपये लेते थे। तो आज इसके बारे में काफ़ी जगह से एक मांग हो रही थी कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है
और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी थी कि जिनको ये करके लेना था हमारे अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, तो भी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था, इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था। और अभी जैसा कि अभी RT-PCR का जो किट होता है वो भी इतने बड़े पैमाने पे लगता है, तो जैसा कि डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी नीचे आना मुनासिब है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए प्राइस नीचे आने की जो डिमांड चल रही थी उसके लिए हमने सार्वजनिक आरोग्य विभाग यानी हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक कमेटी गठित की डॉक्टर शिंदे के अध्यक्षता में। हमारे सभी जो डायरेक्टर साधना तायडे है वो सभी लोग उसमें थे, और उसके तहत जो रिपोर्ट उन्होंने पूरा एनालिसिस करके दिया है, जिसमें उन्होंने 2200 रुपीज़ मैक्सिमम ये टू पिकअप एंड टू गिव द रिपोर्ट, यानी हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना RT-PCR का, इसके लिए 2200 रुपये। और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए PPE किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800 तो ये दो रेट्स हमने फिक्स किए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर विपक्ष इस समय केंद्र सरकार पर हमलावर है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये शुरू से जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, अभी नहीं 2014 से कभी पेट्रोल डीजल या कोई सामान का कोई चीज़ का दाम कभी ये लोग कम नहीं किया है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। और अभी देखिए ये कोरोना वायरस के तहत सारा दुनिया में जहाँ में क्रूड ऑयल का दाम आज बहुत कम हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का अभी कोई कीमत नहीं है। इतना क्रूड ऑयल का दाम इतना कम हो जाने के बावजूद भी आज हमारा यहाँ में मोदी गवर्नमेंट लगातार एवरी डे, महीना भर सप्ताह भर आज क्या कर रहा है, ये ऑयल का ये जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनका दाम बढ़ाते जा रहा है। ये बढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट निकम्मा है, इनका कोई दूसरा तरफ से अर्निंग, देश का रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए इनका कोई ताकत नहीं है, इनका कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए ये ऑयल का प्राइस बढ़ा करके जनता को ये लोग ये परेशानी करके ये लोग देश चला रहा है। उधर विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि आज देश में 3 लाख की संख्या पार कर गई कोरोना मरीजों की, और ये तो तब है जब हमारी परसेंटेज टेस्टिंग की 1% के आसपास। तो इस तरह अगर इस पर 3 लाख है और कहीं टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे 15,000 की गई, आज 600 के आसपास आ गए, तो बहुत चिंता की विषय है। आम नागरिकों को और सरकार को दोनों को कोरोना से लड़ने के लिए जो सुझाव हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का पालन करना पड़ेगा। और भारत सरकार अब बहानेबाजी न करे, बताए कि कैसे कोरोना से लड़ने की उसकी अब रणनीति क्या है। देखिए, मौत पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक रिकॉर्ड है, और तो और 12,000 के आसपास, 11.5 एक दिन में, जो बहुत से देशों की टोटल है, बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मृत्यु की दर भी बढ़ रही। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि दुनिया के बाजार में जो कच्चा तेल है उसका दाम ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे चला गया है, और कोरोना के कारण हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्रय शक्ति घटी है, ट्रांसपोर्टर्स की स्थिति खराब है कि उनकी ट्रकें बसें नहीं चली हैं, और ऐसे में भी सरकार को रहम नहीं आ रहा है। ये अपना मुनाफा कमाई चली जा रही है तेल कंपनियां,
कायदे से आज जो दुनिया में बाजार का भाव है उसके हिसाब से तेल बिके तो 25-30 रुपए लीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बशर्ते कि सरकार मुनाफाखोरी छोड़े। आम आदमी के जेब पर जो सीधा निशाना किया जा रहा है, कैसे करेगा आम आदमी? ऐसे क्रय शक्ति घटी हुई, ऊपर से आप पेट्रोल का दाम आसमान पे 6 रुपए बढ़ गए 2-3 दिन के अंदर। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार इस समय जरा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए, मुनाफाखोरी का दृष्टिकोण न अपनाए। जले पर नमक की तरह पूरे परिवार के लिए 1 महीने में 1000 रुपये, इससे न वो खा सकता है, जो घर में है उसे तो कहीं से मिल नहीं रहा है, जो रोजगार भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि मनरेगा में सबको हर वक्त तो नहीं मिल रहा यह जो मनरेगा करने लायक नहीं। तो जैसा कांग्रेस का सुझाव है 7,500 रुपये प्रति माह दें और एक मुश्त पहले 10,000 दें, घर में कुछ आए तो फिर 7,500 से कम में कोई घर चल नहीं सकता है, पूरा परिवार नहीं चल सकता। 1,000 रुपये अपर्याप्त। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों समेत अन्य मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ रखी है और जिस तरह से केंद्र सरकार को रिस्पॉन्स करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए, वो सहयोग केंद्र सरकार से राज्यों को नहीं मिल रहा है। हर मामले में राज्य सरकारों को इस बात की शिकायत भी है और लगातार ये बातें मीडिया में भी आ रही। देखिए, अब आर्मी चीफ जो भी कहे, वैसे तो हम लोग देश उनकी बातों पर विश्वास करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आज देशवासियों में इस मसले को लेकर जो बेचैनी है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि चीन हमारे सीमा में कहाँ तक अंदर आ चुका है और अभी की वस्तुस्थिति क्या है, और मैं समझता हूँ कि इसको छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक पता नहीं क्या कारण है कि वो इस बात को सार्वजनिक करने में उनको ग्रेज है, उनको परेशानी है। देखिए, कोरोना का मामला गंभीर होता चला जा रहा है, लगातार जिस तरह से उसमें बढ़ोतरी हो रही है वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और अब ये बात धीरे धीरे समझ में लोगों को आ रही है कि जो कोरोना को लेकर जो केंद्र सरकार की जो नीति रही वो संतोषजनक नहीं थी। जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरे देश। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र की सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हुए तमाम तरह की बातें कही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। क्यों लगा, यही वस्तु स्थिति है, यही सच्चाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी जैसे जब चाहती है चुनाव होता है, जब वो नहीं चाहते हैं चुनाव नहीं होता है। भी किसी से छिपा थोड़ा ही है। जिस तरह का सरकार दावा करती है कोर्ट में जाके और कोर्ट का मान लेना, ये तो कतई डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है कि अब कोई माइग्रेंट लेबरर्स नहीं है, जबकि अभी भी आधे से ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स बाहर हैं, अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपने स्टेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर आर्थिक स्थिति भयावह है, लोगों की नौकरियां चली गईं, जॉब नहीं है, और जो बचे हुए माइग्रेंट लेबरर्स जो अपने स्टेट में गए हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। सब जगह बुरी स्थिति है। तो इसमें कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगा रही है, सरकार को आईना जरूर दिखाने का काम करती है और डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछने का
सरकार को आईना दिखाने का सबको राइट है। हम लोग और हमारी पार्टी, राहुल जी ने तो कहा भी कि लॉकडाउन तो फेल कर गया, तो अब लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस मुगालते में हैं। हम लोग 41वें नंबर से अब चौथे नंबर पर आ गए और जून जुलाई होते होते हमको लगता है कि दूसरे नंबर पर रहेंगे। मतलब अमेरिका तो अब बहुत आगे है, लेकिन उसके बाद सभी कंट्री को हम लोग पीछे छोड़ते हुए दिखेंगे। और कहीं से भी अभी आशा की किरण नहीं दिख रही है कि हम लोगों का नीचे जा रहा हो संक्रमण का दर। तो इसमें फिर से नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। नए तरीके से ICMR या और भी जो टेक्निकल लोग हैं, इस बीमारी के जानकार लोग हैं, उनसे बात करके नई नीति बनाने की योजना करनी चाहिए सरकार। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आइए सुनते हैं क्या कुछ आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए। पार्टी की सरकार, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि कैसे देश के अंदर में कोविड को रोका जाए, इनके मरीजों को रोका जाए, इस पे काम किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वर्चुअल रैली करने में बिजी है, करोड़ करोड़ रुपया वर्चुअल रैली में खर्च कर रही है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त देश में सबको एक साथ मिलकर कोरोना जैसी महामारी को रोकने का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में जनता को भूल गई है। विश्व में जहाँ पेट्रोल की कीमत ना के बराबर हो गई है, हमारे देश में कुछ विशेष लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो आम आदमी है उसको नुकसान पहुंचा के विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है और लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात मुझे लगता है हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर हरियाणा के करनाल में 14 जून को वर्चुअल रैली होगी। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने ANB न्यूज से खास बातचीत में इस बाबत जानकारी दी है। करनाल से सांसद संजय भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल जो होने वाली वर्चुअल रैली है उसके बारे में जानेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, वर्चुअल रैली आज समय की मांग है। अब सारी चीज़ें हमें इस तरीके से ही मेंटेन करनी पड़ेंगी। पहले हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, लाखों लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे होते थे, क्योंकि आज कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। आज कहीं भी 50 से अधिक लोग इकट्ठे होने की अनुमति भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसी में ही हमारे जीवन की रक्षा है। इसलिए वर्चुअल रैली कल हमारी 11 बजे माननीय हमारे नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी सुभाष बराला जी, हम सबको संबोधित करेंगे और लाखों लोग इस वर्चुअल रैली से हम जुड़ेंगे। लिंक सबके पास पहुंचेगा। पहले लिंक में 10,000 लोग जुड़ेंगे और फिर उन लिंक्स के माध्यम से आगे फर्दर जो आगे लिंक होंगे, चाहे फेसबुक लाइव होगा या यूट्यूब के चैनल्स होंगे या टीवी के चैनल्स होंगे, उस वर्चुअल रैली को कवर करेंगे और सीधा संबोधन लाखों लोग एक ही समय में सुन सकेंगे। सर, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को सील करने की भी कुछ नहीं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने ही हैं। जब लॉकडाउन आप अनलॉकडाउन 1 में आ चुके हैं, कई चीज़ों में ढील दी जा रही है, अधिक से अधिक लोग बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण ही ऐसा है कि एकदम आसानी से दूसरे को फैलता है। इसलिए 2 गज की दूरी जरूर रखनी चाहिए, अपना इम्यून सिस्टम जरूर बढ़ाना चाहिए, फेस कवर का प्रयोग करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोरोना केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। फिर भी कहीं स्थिति हॉटस्पॉट बनता है, कोई स्थिति भयावह है, तो ये टाइम टू टाइम सारी फैसले चेंज होते रहेंगे। केंद्र सरकार ने कुछ फैसले स्टेट सरकारों के जिम्मे लगाए हैं और स्टेटों ने भी कुछ फैसले अपने जिला प्रशासन को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी है। आप अपने अनुरूप उन फैसलों को अदल बदल कर सकते हैं। जब जैसी जरूरत होगी जिस फैसले की, जनता के हित में किया जाएगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जितने कंसर्न इस कोरोना के इस लड़ाई में रहे, पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि जिस जुनून के साथ हिंदुस्तानियों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, कोरोना को जीतने का प्रयास किया है, कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में कोई दूसरे देश का नहीं है। इसलिए समय अनुसार नियम बदलते भी रहेंगे।
ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया। इन्होंने यही कहा है जो कल वर्चुअल रैली होने वाली है उसमें कुछ केंद्रीय मंत्री और जो हरियाणा सरकार के मंत्री है वो भी शामिल होंगे। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे यही प्रतिक्रिया दी है कि जो करनाल की जनता है उनको स्वयं अपनी देखरेख करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। अमित भटनागर। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।